क्या पढ़े थे हमने पढ़ा एलसी ऑसिलेशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी जो नेक्स्ट चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसका थ्योरी भी समझते हैं। नोट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मैं आपको समझाता चलूंगा और आप नोट्स इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। नोट्स इंपॉर्टेंट है, कॉपी में रहेगा तो जरूरत आएगी या बाद में काम आएगी। ट्रांसफॉर्मर क्या है, पहला चीज ये समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके अल्टरनेटिंग करंट, जो आपको अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, यहां पे जो ईएमएफ मिल रहा है और जो करंट मिल रहा है उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, इस डिवाइस के मदद से हमें जो अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है उधर हम उसका वोल्टेज, एसी करंट का जो ईएमएफ या वोल्टेज है उसको इधर बढ़ा सकते हैं या फिर करंट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब ऐसा क्यों करना है वो थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे एसी वोल्टेज और करंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये किस बेसिस पे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है पूरे डिटेल में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, अब ये कैसा बना हुआ होता है? यहां पे जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होगे, यहां पे एक आयरन कोर बना रहता है, और नहीं कोर, आयरन कोर बना रहता है। और ये कैसे बना रहता है? पतले पतले आयरन शीट्स को, पतले पतले आयरन शीट्स को जोड़ के एक लैमिनेटेड कोर बनाते हैं, इतना मोटा सा कोर बनाते हैं और उसके दो साइड में, दो आर्म्स पे, दो बाजुओं पे वायर लपेट लिया जाता है। एक तरफ जो कॉइल है उसको हम बोलते हैं इनपुट या फिर प्राइमरी कॉइल, मतलब जिसमें से इनपुट या प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या है? जिसमें से हम वोल्टेज सप्लाई देंगे। मान लो आपके पास अवेलेबल है 110 वोल्ट का आपके पास है, लेकिन आपको चाहिए 220 वोल्ट, तो जो 110 देके 220 निकालना है, तो 110 आप जिस एंड में दोगे वो आपका प्राइमरी एंड होता है या प्राइमरी कॉइल होता है, और उसको हम इनपुट कॉइल भी बोलते हैं, या इनपुट उस तरफ से होता है। और जो दूसरा कॉइल है, अदर कॉइल, जो दूसरा वाला कॉइल है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट कॉइल, और उसको हम सेकेंडरी कॉइल भी बोला जाता है, जिसमें से हमें 220 वोल्टेज मिलेगा, जो हमें डिजायर्ड वोल्टेज है वो मिलेगा। या फिर अगर आप ऐसा भी चाहते हो, 220 आपको मिल रहा है, आप चाहते हो 10 वोल्ट, तो 220 को घटा के 10 वोल्ट करने के लिए यहां पे इनपुट पे 220 वोल्ट देना होगा और आउटपुट पे आपको कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। और ये दो कॉइल क्या आइडेंटिकल होते हैं? नहीं, ये दो कॉइल आइडेंटिकल नहीं होते, नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क होता है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और इनपुट सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क होता है, जिसके वजह से हम ये कारसदी या ये काम कर सकते हैं कि करंट बढ़ाना या घटाना। अगर आपको याद हो तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने ये पढ़ा हुआ है, जो करंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स, या जो इंड्यूस्ड करंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। हम उसके वर्किंग पे भी आएंगे, अभी क्या फॉर्मूला है, क्या लग रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अभी समझ लो ये काम कैसे करता है। तो यहां पे मैंने वही चीज लिख दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स wounded ओवर द प्लेट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। द कॉइल इन टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, जिस कॉइल में आप सप्लाई कर रहे हो उसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, वेयरएज द कॉइल फ्रॉम विच द एनर्जी इज विथड्रॉन, जिसमें से आप एनर्जी निकाल रहे हो उसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इस डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से हमें दो काम करने पड़ रहे हैं। मैंने अभी 2 एग्जांपल दिया। क्या? पहले मैंने बोला कि 110 वोल्ट दिया जाएगा और मुझे चाहिए 220 वोल्ट, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया कि 220 वोल्ट दे रहा हूं और 5 वोल्ट निकाल रहा हूं, तो अलग अलग चीजें हो रही है ना। मैं पहले कम दे रहा था, ज्यादा निकाल रहा हूं, उसके बाद मैंने क्या बोला, ज्यादा दे रहा था, कम निकाल रहा हूं। तो इसी बेसिस पे 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर हमारे लिए काम करेंगे, 2 अलग अलग पर्पजेस के लिए। यहां पे जो एक ही ट्रांसफार्मर वो काम नहीं कर सकता, तो वो जो 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर है उसको नाम दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसको कैसे
कौन क्या काम करता है उसको कैसे याद रखें। याद रखने का सबसे आसान तरीका, स्टेप अप, अप मतलब बढ़ना। तो अगर कोई भी ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वोल्टेज को अप कर रहा है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन का मतलब क्या हो गया, 220 से 10 लेके आया तो घटा रहा है, तो डाउन किया गया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल है वो ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे कम होते हैं, किसमें, सेकेंडरी में एज कंपेयर टू प्राइमरी। और इसी के बेसिस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, ये वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को घटाता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो स्टेप डाउन, डाउन मतलब नीचे करना, मतलब वोल्टेज घटाना, और स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये कैसे काम करता है उसको समझते हैं। देखो, जब यहां पे मैं कोई भी वोल्टेज देता हूं, या कोई मान लो प्राइमरी में मैंने 110 दिया, ठीक है, 110 वोल्टेज दिया। अब यहां पे मान लो ये मेरा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब मुझे क्या करना है, वोल्टेज बढ़ाना है। मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी में वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहां। तो क्या होगा, जब मैं यहां पे करंट दूंगा, जो मैं 110 वोल्ट दे रहा हूं, यहां पे जब दूंगा तो ये क्या करेगा, अब ये कोर है और उसके साथ साथ इसके सामने ये वाला कॉइल है। तो यहां पे इधर जब करंट जा रहा होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इधर भी एक करंट फॉर्म होगा, और जो करंट फॉर्म होगा वो मान लो मुझे 220 वोल्टेज चाहिए, तो मुझे बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे वोल्टेज को, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पे ज्यादा चाहिए, अगर ज्यादा मिल जाएगा तो यहां पे मुझे ज्यादा करंट मिलेगा, है ना। तो इसी प्रिंसिपल पे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे, जब यहां पे करंट दिया जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां पे बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मेरा क्या है, ज्यादा है। अगर आप याद करो, मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जब आपको पढ़ा रहा था, करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता था। तो एज बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मेरा क्या है, ज्यादा है, तो ये 110 वोल्टेज को 220 वोल्टेज करके मुझे यहां पे सप्लाई दे देगा। अगर मुझे वोल्टेज डाउन करना है, वही सेम काम है, यहां पे 220 दे दो और यहां पे ज्यादा कॉइल रख दो, यहां पे कम कॉइल रख दो। कम कॉइल रखोगे तो कम करंट मिलेगा, तो इसीलिए 220 से मुझे 10 वोल्ट अगर चाहिए तो मुझे ये 10 वोल्ट देगा, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल क्या होगा, कम होगा। समझ आया या नहीं आया वर्किंग? चलो, तो जो मैंने अभी बोला उसको मैंने यहां पे 4 लाइनों में लिख दिया है, समझते क्या लिखा हुआ है। When an EMF is applied to the primary coil, जब प्राइमरी कॉइल में कोई भी EMF सप्लाई दिया जाता है, the magnetic flux linked with it changes, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक होगा, किसके साथ, इस प्राइमरी के साथ, वो चेंज होगा। और चेंज होने पे क्या होगा, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें क्या होगा कि इस कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, जो इसके साथ जो यहां पे भी बन रहा है। और उसी की वजह से सिंस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डिफरेंट, मैंने क्या बोला, यहां पे और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, तो यहां पे जो कॉइल ईएमएफ मुझे मिलेगा वो इससे अलग होगा, जो कि हम कैसे बना सकते हैं, हमें जो चाहिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ कॉइल्स डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब अगर हम कैलकुलेशन पे जाए, मान लो यहां पे सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैं मान लेता हूं ns, और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैं मान लेता हूं np। ठीक है, तो जो ईएमएफ मेरा प्राइमरी में भी बन रहा होगा वो कितना होगा, मान लो
इन द प्राइमरी, ईएमएफ इन प्राइमरी कितना बन रहा होगा, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। ये बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा। वैसे ही जो ईएमएफ मेरा सेकेंडरी में बन रहा होगा, मान लो ईएस मेरा कितना होगा, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, ये बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। अगर ये मान लो मैं इक्वेशन 1 ले लूं और ये इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूं और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो ईपी बाय ईएस मेरा कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एनपी बाय एनएस, होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा, एनपी बाय एनएस। और अगर यहां पे हम देखें पावर क्या होता है, अब देखो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर जितना पावर हम दे रहे हैं उतना पावर मुझे मिलना चाहिए, है ना। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट, पीआई इक्वल टू पीओ, और पी आई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इंटू करंट। तो पीआई में मान लेता हूं कितना है, ईआई इंटू, या इनपुट मेरा क्या होता है प्राइमरी, तो इसको मैं आईओ ना लिख के इसको पी एस लिख लो, पी और एस, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ईपी मेरा कितना हो जाएगा, ईपी इंटू आईपी शुड बी इक्वल टू कितना, ईएस बाय ईएस इंटू आईएस, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ईएस को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ईपी बाय ईएस मेरा कितना हो जाएगा, आईएस बाय आईपी, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों जो इक्वेशन है, यहाँ पे ईपी बाई ईएस मुझे कितना मिल रहा है, एनपी बाई एनएस, और ईपी बाई ईएस इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है, आईएस बाई आईपी। तो मुझे एक क्या मिल गया, ईपी बाय या ईएमएफ ईपी बाय ईएस इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी, ये मिल गया। तो ये एक मुझे रिलेशन मिल गया ट्रांसफॉर्मर के रिलेटेड, मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, यह हमें एक रेशियो मिल गया। अब यहां पे फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये वाला चीज लिख चुके हो, या ये डायग्राम डायग्राम रहने दो, ये लिख चुके हो वर्किंग, यस सर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप हमारा क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए और प्राइमरी में कम होना चाहिए। तो एनएस शुड बी इक्वल ग्रेटर देन एनपी, ये होगा, होगा या नहीं होगा। और अगर एनएस इक्वल टू एनपी है, यहां पे अगर रेशियो में देखें, एनएस अगर बड़ा है एनपी से तो ईएस भी बड़ा होगा ईपी से, तो ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, आईएस शुड बी लेस देन आईपी, होगा या नहीं होगा। यहां पे देखो इस रिलेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ये याद रखना, इसमें से एमसीक्यू पूछ लेगा, ठीक है, या न्यूमेरिकल भी बना के डाल सकता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। EMF in secondary will be greater than EMF in primary, लेकिन करंट इन सेकेंडरी विल बी, करंट इन सेकेंडरी क्या होगा, लेस होगा इन एज कंपेयर टू करंट इन प्राइमरी। वैसे ही स्टेप डाउन की अगर बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें तो एनएस हमारा क्या होगा, लेस देन एनपी होगा। वैसे ही ईएस हमारा क्या होगा, लेस देन ईपी होगा। लेकिन जो करंट है वो क्या होगा, आईएस विल बी ग्रेटर देन आईपी, करंट यहां पे हमारा ज्यादा हो, ठीक है। अब देखो यहां पे एनपी बाय एनएस जो है, एनपी बाय एनएस इसको हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एनपी बाय एनएस आपको गिवन है, सॉरी एनपी बाय एनएस नहीं, एनएस बाय एनपी, गलत लिखा,
NS बाय NP, सेकेंडरी बाय प्राइमरी, NS बाय NP जो होता है ये आपका K के बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये डाल देता है, क्वेश्चन में ये टर्म डाल देता है, तो इसलिए याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। NS बाय NP आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको कभी कभी K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए NS बाय NP मेरा या ट्रांसफॉर्मर रेशियो मेरा कितना होगा, K कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। सेकेंडरी में ज्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो K मेरा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो कभी अगर क्वेश्चन में आपको K गिवन है और पूछा है कि वो कैसा ट्रांसफॉर्मर है, तो आप इधर से देख के बता सकते हो। अगर K आपका लेस देन 1 हुआ तो आपको क्या पता चल गया, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। देखो, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर शुड बी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसको हम बोला जाता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसका अच्छा होता है, जिसमें लॉस हमारा कम हो। अब ये लॉस ट्रांसफॉर्मर में बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, लेकिन वो यूजफुल लॉसेस होते हैं। लॉसेस के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन तो अगर मुझे किसी चीज का एफिशिएंसी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जितना मुझे काम मिल रहा है डिवाइडेड बाय मैं जितना काम उससे करवा रहा हूं। अब मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके आ रहे हो 50, तो आपका एफिशिएंसी क्या है, कम है, क्योंकि दिया जा रहा है 100, आप कर रहे हो 50। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं अगर आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन आपको फिजिक्स में इतना मन है पढ़ने का कि आप 100 क्वेश्चन लगा लिए उस टॉपिक से, तो आपका एफिशिएंसी क्या है, आपका एफिशिएंसी ज्यादा है। वैसे ही ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, और एफिशिएंसी परसेंटेज भी कभी कभी दिया जाता है। परसेंटेज मेरा क्या होगा, PO बाय PI। PO क्या है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100। ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ लॉसेस के बारे में लिखे हैं, और उसको कैसे, उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब लॉस तो होना ही होना है, ठीक है, लेकिन हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को से लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं। पहला जो चीज है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, अगर आप कभी भी कोई ट्रांसफार्मर के पास जाओ तो आपको एक हमिंग साउंड सुनने को मिल रहा होगा, ऐसा साउंड सुनने को मिल रहा होगा जब आप ट्रांसफार्मर के पास जाओगे। अब ये होता क्यों है, अब देखो, जब कॉइल में कंटिन्यूअस अब देखो जो करंट हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ऐसा और ऐसा करंट प्रोवाइड किया जाता है, और जो मिलता भी है वो भी एक अल्टरनेटिंग करंट ही है। लेकिन जब यहां पे करंट ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, फिर इससे ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, तो यहां पे जब करंट ज्यादा हो रहा है और कम हो रहा है तब क्या होता है, तब जब करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जब करंट कम हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कॉइल बनता है। मतलब जब यहां पे आज बिकॉज हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। जब करंट ज्यादा होता है तो मैग्नेटाइजेशन होता रहता है, फिर जब करंट घटने लगता है तो धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस भी घटने लगता है और वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के चक्कर में तो ये जो प्लेट्स होते हैं ना, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो सीट कोर बनता है वो
पतले पतले प्लेट्स को जोड़ के स्टेपल किया जाता है। अब प्लेट्स इसीलिए ही इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हिस्टेरेसिस लॉस हो उसको कम कर दिया जाए। अगर मैं पूरा लोहा, पूरा सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन ले लूं तो यहां पे हिस्टेरेसिस लॉस होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक एडी करंट लॉस भी होगा। और एडी करंट क्या होता है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट बनता है ना, याद अगर आ रहा होगा, सर्कुलर करंट बनता है एक ब्लॉक ऑफ वायर में, अगर मैं उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करवाता हूं तो एडी करंट भी उसी के लिए बनता है। तो जो सीड्स को इस्तेमाल करने का आइडिया यह है कि हम हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट के एडी लॉस के करंट के लॉस को घटाया जा सके। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और टू मिनिमाइज दिस लॉस प्लेट्स ऑफ आयरन इज यूज्ड टू इन द कोर। पूरा सॉलिड आयरन ब्लॉक ना लेके हम प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि लॉस मेरा घट जाए। उसके बाद आता है फ्लक्स लीकेज। अब जो ये वाइंडिंग होता है, ठीक है, वाइंडिंग होता है तो वो इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग होता है। अब जो वाइंडिंग करता है वो भी इंसान है और उसमें से भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। तो उसी के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लॉस होता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, एक कॉइल में होने पे दूसरे कॉइल में होगा, तो इसमें से अगर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहे प्राइमरी में तो सारा का सारा 100 के 100 तो उसमें से जा रहे होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। सेकेंडरी में से कोई गारंटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा और उसी लॉस को हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस या फ्लक्स लीकेज। क्या होता है? ड्यू टू इम्परफेक्ट इंसुलेशन एंड वाइंडिंग लीकेज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑकर्स। और इसको हम घटा कैसे सकते हैं या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्रॉपर इंसुलेशन एंड वाइंडिंग टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अब जो मेटल्स यूज करते हैं, एक तो आयरन का कोर ले लिया और जो वायर यूज किया वो कॉपर का किया। अब सिल्वर का भी कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर का करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो कॉपर का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है। मैं आयरन वायर क्यों इस्तेमाल नहीं करता? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वो हीट बनाएगा, और अगर हीट बना तो वो एनर्जी भी लॉस होगा, और उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस और लॉस ड्यू टू हीट। और इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू अदर कोई वायर। सिल्वर कर सकते हैं लेकिन महंगा आ जाएगा। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन महंगा आ जाएगा, तो इसलिए नहीं किया जाता। उसके बाद आता है लॉस ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट अभी बताया, ड्यू टू सर्कुलर करंट जो बनता है ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। और उसको कैसे घटाया जाएगा या मिनिमाइज किया जाएगा? टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लैमिनेटेड सीट्स आर यूज्ड। जो सीट हम यूज कर रहे हैं उसको हम पहले लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट का मतलब क्या होता है? उसको एक इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर डुबा के उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें कोई क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट या करंट बनने की जगह ही ना मिले। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटेड प्लेट्स को इस्तेमाल या लैमिनेटेड प्लेट्स को इस्तेमाल होता है। तो ये कुल मिला के कुछ था आपका ट्रांसफार्मर के बारे में कहानी। अगर आपको इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर लोगे अगर अच्छे से समझे और नोट्स जो मैं लिखा हूं बोर्ड में उसको अगर दिमाग में रखे हो तो। और इसी के साथ आपका नहीं चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, और एक छोटा सा चीज है एडवांटेजेस ऑफ डीसी और एसी, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। उसको भी एक टेबल बना के लिख लो ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए, बाई चांस अगर आ गया तो पता हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। अब हम एसी जो चैप्टर पढ़े, इस अल्टरनेटिंग करंट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं डीसी के ऊपर, या डीसी से अल्टरनेटिंग करंट कैसे बेहतर है, क्या उसका एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसको 2 लाइनों में यहां पे लिख दिया, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज तो यह है कि जो अल्टरनेटिंग करंट वो बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, यह चीप होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करके हम ये अल्टरनेटिंग करंट आराम से बना सकते हैं, लेकिन डीसी को बनाने के लिए मुझे केमिकल्स वगैरह चाहिए। डायरेक्ट करंट बनाने के लिए जो आपके बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, या जो मोबाइल फोन लिथियम आयंस नहीं, हाँ लिथियम आयंस जो बैटरी से बनता है, बैटरी जो डीसी प्रोवाइड करता है, तो ये सब आपको महंगा पड़ता है।
तो एसी जो है वो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू डीसी। दूसरा क्या एडवांटेज है, एसी को हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। अगर मुझे मान लो डायरेक्ट करंट चाहिए तो मैं अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे? बाय यूजिंग रेक्टिफायर। ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका आपको रेक्टिफायर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे के क्लासेस में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, उधर डिटेल में हम पढ़ेंगे। तीसरा, एसी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। हम अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है या करंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन बैटरी में या डीसी करंट को हम उसका वैल्यू बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। जैसे कि आपको अगर एक पेंसिल बैटरी मिल रहा है, वो 1.5 वोल्ट का है, वो 1.5 ही रहेगा। आप उसको बढ़ा के 3 वोल्ट का नहीं कर सकते। 3 वोल्ट करने के लिए आपको 2 बैटरी जोड़ना होगा। लेकिन यहां पे हम सेम करंट को बढ़ा सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये हम बहुत दूर दूर इलाके तक भेजा जा सकता है बाय यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर वाला टेक्निक, जहां पे पावर लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन डीसी को अगर आप उतना दूर पहुंचाने जाओ तो वो आप अच्छे से पहुंचा नहीं सकते, जाएगा लेकिन क्या होगा, लॉसेस उसमें बहुत ज्यादा होंगे, पावर का लॉस बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसी। और नेक्स्ट क्या है, जो अप्लायंसेस है, जो अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है, वो बहुत दिनों तक चलता है, बहुत ड्यूरेबल होता है एज कंपेयर टू डीसी। अगर आप देखो, टीवी आपका बहुत दिन तक चलता है, लेकिन 15 साल अगर टीवी चला, 15 साल आपको रिमोट नहीं चलता, रिमोट आपका 5 साल में खराब हो जाएगा। आप नया रिमोट खरीद के लेके आओगे अगर ना टूटा हो तो। लेकिन एज बिकॉज जो इस रिमोट है वो बैटरी पे चलता है, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है एज कंपेयर टू आपके टीवी जो आपके एसी पे चलता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत डेंजरस होता है। आप बैटरी को लेके जिम पे लगा दो, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठे रहोगे 1.5 वोल्ट का। लेकिन वही 1.5 वोल्ट एसी अगर आप जिम में लगा दोगे ना, राम नाम सत्य स्वाहा हो जाएगा। क्यों? इसका पीक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये बहुत ज्यादा होता है। तो आपको एक बार लगाना खत्म, तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है उसको आप अल्टरनेटिंग करंट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डीसी चाहिए। अगर मान लो ऑक्सीजन आपको निकालना है, ऑक्सीजन बनाना है, जैसे अभी कोविड हुआ था तो ऑक्सीजन का क्राइसिस आ गया सेकेंड वेव में, तो अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस आता होगा ना, आप घर में भी डीसी करंट डाल के ऑक्सीजन बना सकते हो। हालांकि वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता, उस पर और भी बहुत प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। अल्टरनेटिंग करंट डाल के आप नहीं बना सकते। अल्टरनेटिंग करंट पानी में डालोगे खुद स्वाहा हो जाओगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन डीसी डालोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे अल्टरनेटिंग करंट के। और इसी के साथ आपका ये जो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम इस ट्रांसफार्मर जो अभी पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। पूरा एक क्लास डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूरा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आते वक्त ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ के आना, ताकि क्वेश्चंस लगाते वक्त आराम से कर पाओ। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता है, आपका कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।